हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग नीट 2021 के लिए बायोलॉजी की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का ये सेशन, ये वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी भी रिजल्ट्स में और काउंसलिंग में और उन सब का वेट कर रहे हैं। यदि आपको नीट 2021 का एग्ज़ाम देना है तो आपको बहुत जल्दी से प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी होगा, या आप यदि वेट भी कर रहे हैं तो भी एक ऑल्टरनेट प्लान लेकर के ज़रूर से चलें। तो बच्चों हम सारी बातें जो हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात कि कुछ बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो 12th क्लास में हैं और वो पहली बार नीट 2021 का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए मेरा एडवाइस है कि वो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड कन्फ्यूज़न में और रिज़ल्ट के वेट में इन सब में नहीं अटके हुए हैं, वो अपनी स्टडी थ्रू आउट कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम है, उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं उनके माइंड में अभी भी ये चल रहा है कि कहीं ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी या कब से स्टार्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो बच्चे सावधान रहें, टाइम बहुत कम है, वेट करने में नुकसान हो सकता है। पिछली बार भी लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे जो है वो वेट करते रहे, अपना टाइम वेस्ट किया, उन्हें नीट 2021 में नुकसान झेलना पड़ा है। तो ज़रूर से ये बात ध्यान रखें कि ऑफलाइन कोचिंग कब से स्टार्ट होगी, वो वेट ना करें। थर्ड कैटेगरी के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया था, उनके मार्क्स जो हैं वो या तो कम आए हैं या वो बॉर्डर लाइन पे हैं, और इवन कुछ लोग जो है वो कट ऑफ के पास भी हैं, यानी कि 575 80 के पास में हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात कि आपकी जो प्लानिंग है वो तभी पॉसिबल होगी जब आपको पता होगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले वो बच्चे जो इस कन्फ्यूज़न में हैं कि उनके नीट के मार्क्स कम आए हैं लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी और हम ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करके पढ़ाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि कब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब आप लोगों की जो ऑफलाइन में पढ़ने वाली ख्वाहिश है वो पूरी होगी, वो अभी तक क्लियर नहीं है। यदि आप एक भी दिन वेस्ट कर रहे हैं इस वेट करने के चक्कर में कि ऑफलाइन जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो उसका आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चों। और वो बच्चों की बात करें कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, सपोज़ 550 60 70 मार्क्स जो है वहाँ तक भी हैं, और बट वो वेट कर रहे हैं कि एक बार रिज़ल्ट आ जाए, फिर काउंसलिंग हो जाए, फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक वेट करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है। तो उन बच्चों को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों कि आप लोग प्लान कर लो। यदि आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन में स्टार्ट रखो। यदि आपको नीट 2021 में अच्छा स्कोर करना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, यदि आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, तो यदि आप बॉर्डर लाइन पे हो या आपके मार्क्स कम हैं तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आज से ही आपको ऑनलाइन तरीके से अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जिस पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा वो पॉइंट है टाइम। आखिर आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है। बच्चों आज से भी काउंट करें और ये मान के चले कि एग्ज़ाम जो है वो मई के फर्स्ट वीक में होता है, तो हमारे पास जो है वो अराउंड 7 मंथ्स का टाइम जो है वो बचा हुआ है, जिसको हमें पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि ये 7 मंथ में से 1 मंथ जो है वो हमें क्या कर लेना चाहिए, इसमें से 1 मंथ जो है वो हमें रिवीजन के लिए सेपरेट कर लेना चाहिए। यानी हमारे पास जो एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम मैं बोलूँगा, मैक्सिमम टाइम हमारे पास बचा हुआ है वो है 6 मंथ्स, यानी 6 महीने में आपको बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर 6 मंथ्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर डेज़ में यदि हम इसको काउंट कर लें तो ये 6 मंथ का मतलब हो गया 180 डेज़। 180 डेज़ में आपको बायोलॉजी का पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि अच्छा यदि हमें 180 डेज़ पढ़ने के लिए मिल रहा है बायोलॉजी, तो आखिर ईच चैप्टर जो है उसके लिए एवरेज क्या टाइम हमारे पास आ पाता है। देखते हैं ज़रा टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे पास बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर 38 चैप्टर हैं। 180 बाय 38 कितना आएगा बच्चों,
ये आएगा अराउंड 4.7 डेज, 5 दिन से भी कम का टाइम। एक चैप्टर के लिए आपके पास 5 दिन से भी कम का टाइम जो है बच्चों यहाँ पर बच रहा है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि क्या एक दिन भी वेस्ट करना आप लोग अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग या मैं इसको लगभग 5 दिन मान के चलता हूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास ऑन एन एवरेज 5 डे का टाइम आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर जब हम बायोलॉजी के चैप्टर्स की बात करें, कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही बड़े हैं, जेनेटिक्स ज़्यादा टाइम लेने वाला चैप्टर है। यदि हम बात करें यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड, छोटा चैप्टर है। यदि हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, रिलेटिवली बड़ा चैप्टर है। तो बच्चों कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बड़े हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 2 दिन में भी हो सकते हैं, 3 दिन में भी हो सकते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको 10 दिन का भी टाइम लग सकता है अच्छे से करने में। ठीक है, तो बच्चों पहला बात जो जिस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया वो था टाइम, कि आपके पास कितना टाइम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों इस टाइम को हमें यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि ये 5 दिन जो आप पढ़ रहे हो उसमें से पर डे आप बायोलॉजी के लिए कितना टाइम निकालते हो। तो मुझे लगता है बच्चों ऑन एन एवरेज बायोलॉजी के लिए पर डे आपको एटलीस्ट 3 आवर्स फॉर बायोलॉजी रखना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 घंटे जो है वो आपको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे जब इस टाइम को देख रहे हैं कि हमारे पास एक चैप्टर के लिए 5 ही दिन बचा हुआ है, तो वो ये सोचेंगे कि तो फिर तो हमें बहुत तेज़ी से पढ़ना होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, बहुत तेज़ी से पढ़ के कुछ नहीं होना। यदि आप चीज़ों को सिर्फ एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, या आप उसको समझेंगे नहीं, जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप उसे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आप सोचेंगे कि मैं कम टाइम में पढ़ लूँ, तो आप पढ़ तो लोगे लेकिन एग्ज़ाम में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से उन क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस रहेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाए, आपको चीज़ें प्रॉपर्ली याद ना आए या आप अपना लॉजिक अप्लाई ना कर पाओ, ऐसे चांसेस रहेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या है, टाइम देख लिया, एक सब्जेक्ट के लिए देख लिया, एक दिन में कितना पढ़ना है मिनिमम, वो हमने देख लिया। अब पढ़ने का तरीका कैसे होगा, पढ़ना कैसे है। पहली बात ओवर कॉन्फिडेंस। हर अच्छे बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो क्या है, यानी हमारा एनिमी नंबर 1 जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। एनिमी नंबर 1 जो है हर अच्छे बच्चे का एनिमी नंबर 1 जो होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, बचना है आपको ओवर कॉन्फिडेंस से, डेंजरस है ये। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी को मोस्टली स्टूडेंट जो है वो हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बायोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है, पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आता है तो उसे हम एनसीईआरटी से पढ़ के जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। बच्चों ध्यान रखना, जल्दी से ख़त्म तो कर दोगे लेकिन बायोलॉजी में नंबर कितने आने चाहिए? बायोलॉजी में नंबर आने चाहिए 350 360 नंबर आने चाहिए। आजकल जो कट ऑफ जा रहा है और जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी में तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन सही करने हैं। बायोलॉजी में बचाया हुआ एक एक मार्क आपको अदर सब्जेक्ट के जो टफ क्वेश्चन हैं उनसे आपके सिलेक्शन को बचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो टारगेट जो है वो 350 360 का रखो। यदि कोई बच्चा इस बार 320 नंबर लेकर आया है, 325 नंबर लेकर के आया है, तो वो ये ना सोचे कि अगली बार भी इतने आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। जितनी मेहनत आपने इस बार की थी तब आपके 320 नंबर आए, 325 नंबर आए, 300 नंबर आए, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्क्स इंप्रूव होंगे। यदि आपने उस सब्जेक्ट को छोड़ा तो वो वीक हो जाएगा, जो चीज़ें दिमाग में बैठी हुई है धीरे धीरे भूलने लग जाओगे, उल्टे और नंबर कम हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बच के रहना है। हर अच्छे बच्चे का दुश्मन नंबर 1 होता है ओवर कॉन्फिडेंस। यदि उसने किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेना स्टार्ट किया तो वो गड़बड़ कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है। तो फिर हमें करना क्या है, हमें चैप्टर को स्मार्टली पढ़ना है। यानी हमारे पास टाइम कम है इस साल, तो ऐसा नहीं, हमको पढ़ना तो डिटेल में है लेकिन हमको स्मार्टली पढ़ना है। हमको पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग लेकर के चलना है कि हमारी पढ़ाई में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और पढ़ने के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या है, स्टेप्स ऑफ स्टडी।
स्टेप नंबर 1 है बच्चों, यहाँ पर जब भी आप पढ़ते हैं सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स जो हैं हमारे वो देखेंगे। वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो है वो आप अपना सब्जेक्ट जो है, अब एक दिन में आपको मिनिमम 2 से 3 लेक्चर देखने हैं। सपोज 2 लेक्चर्स जो हैं वो आप बायो के देख रहे हैं या कभी आप 3 लेक्चर्स भी देख रहे हैं, तो 2 से 3 लेक्चर जो है वो आपको देखना है, उनको प्रॉपर नोट्स बना करके आपको पढ़ने। यदि हम बायो के लेक्चर्स की बात करें तो एवरेज लेक्चर जो है वो मैंने 30 मिनट के बना रखे हैं। आप यानी एक दिन में 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर देखेंगे और जब आप उस लेक्चर को देखेंगे तो साथ में आप नोट्स बनाते हुए उसे सही से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को समझ लेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़नी है, एनसीईआरटी लेक्चर्स में भी है, लेकिन लेक्चर्स में एनसीईआरटी के अंदर जो आप लाइनें पढ़ते हो उसके पीछे की दुनिया भी है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक खोल के पढ़ते हो बच्चों, तो आप सिर्फ लाइन पढ़ते हो, तो लाइन पढ़ते हो और लाइन समझ में आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। लेकिन वास्तव में यदि मैं बात करूं तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी के लाइंस के पीछे जो पैराग्राफ्स हैं उनके पीछे एक पूरी दुनिया होती है, यानी उसके पीछे बहुत मीनिंगफुल बातें होती हैं। और वो मीनिंगफुल बातें जो हैं वो हम अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब आप वो पढ़ोगे तो आपके लिए एनसीईआरटी की लाइन्स जो हैं उनको समझना, उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करना और इजीली सही आंसर पे पहुंचना, वो सब आ जाएगा। और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो भले ही आपको एनसीईआरटी की लाइन याद आए चाहे ना आए, आप कंसेप्ट के थ्रू जरूर से सही आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इसको आपको पूरे इत्मीनान से, पूरे मन से पढ़ना है। इस ड्यूरेशन में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए क्या करोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में लिखते हुए पढ़ोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या, जब आपने इसको नोट्स की तरह पढ़ लिया तब आप क्या करोगे बच्चों, तब आप इसे रिवाइज करोगे। और रिवीजन करने के लिए क्या होगा बच्चों, जब आप इनको रिवाइज करोगे तो आपने जो पढ़ते टाइम नोट्स बनाए उसके थ्रू आप जब पढ़ोगे क्विकली, आपको सारी बातें बहुत इजीली, बहुत क्विकली रिवाइज हो जाएंगी। आपको बहुत रिलेटिवली काफ़ी कम टाइम, यानी आपने 1.5 घंटे में जो पढ़ा है वो मुश्किल से आधे घंटे में आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। यानी बहुत ज़रूरी है, आप ये ना सोचें कि वीडियो लेक्चर को हमने देख लिया बस हो गई पढ़ाई, नहीं। जब क्लास में पढ़ते हो तो क्लास में जब पढ़ के आते हो तो घर पे रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल करते हो ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर पढ़ा है वो क्लास थी, उसको पढ़ने के बाद उस दिन आपको एक बार वो चीज़ें रिवाइज भी करनी है, अपनी कॉपी को रिवाइज भी करना है। यानी सेकंड जो है वो क्या होगा, सेकंड होगा रिवीजन, रिवीजन ऑफ द डे। उस दिन जो पढ़ा उसका आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवाइज कर लोगे तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा वो सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब उसके बाद 3rd स्टेप है बच्चों, अब निकालोगे आप एनसीईआरटी। अब निकालोगे एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक आप निकालोगे और आपने जो पढ़ा, जो कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओगे, लाइंस पढ़ते जाओगे, आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। बट यदि वहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया, ज़रूर से मार्क कर लो उसे। कोई भी पैराग्राफ जिसका मीनिंग नहीं समझ में आया, जरूर से उसे मार्क कर लो, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई तो 100% एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। यदि वो वीक रह गई तो फिर आपको एग्जाम में परेशान करेगी। यानी अब जब आपने उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी तो कुछ चीज़ें आपको लगेगी कि अरे ये तो बहुत आसान बातें हैं, कल भी याद था, आज भी याद है और आगे भी याद रहेगा, ऐसा आपको फील होगा। इसका मतलब उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई रंगने की, अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ पैराग्राफ, कुछ एग्जाम्पल, कुछ डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट्स ये आपको ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहीं भूल ना जाऊं, मुझे याद रखना होगा। आप उसे ज़रूर से मार्क कर ले, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको लास्ट टाइम पे काम आएगी और लास्ट टाइम पे रिवाइज करनी है। जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली बच्चों, तो अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नीट में आ रहा है, जो पैटर्न नीट का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बल्क आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ बच्चे हैं जो एक बार में जो भी उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, जो भी लेक्चर्स देखे, वो सारी कुछ बातें अपने माइंड में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें रख सकते हैं, उन्हें उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है, क्या करें? समझो पूरा पूरा लेक्चर पढ़ो, रिवीजन पूरा करो, लेकिन एट द एंड कितना कंटेंट जो है वो 100% तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। जब एनसीईआरटी स्टडी करते हो तो इसको 100% अपना कंटेंट मान के चलना है।
फॉर एग्जाम्पल कि यदि तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा और एनिमल किंगडम में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए या बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताई, पढ़ना है पहली बार में समझने के लिए, रिलेट करते हैं हम फाइलम्स को, रिलेट करते हैं तो क्या होता है, तो हम एक्स्ट्रा बातें बताते हैं। लेकिन याद क्या रखना है, याद वही रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। समझी हुई बातें अपने आप अप्लाई करनी आ जाएगी। याद क्या रखना है, एनसीईआरटी कंटेंट। यदि बल्क को कि सर मैं कितना ध्यान रखूँ, पढ़ते तो हम बहुत सारे हैं, कितना बात ध्यान रखूँ, एनसीईआरटी 100% ध्यान रखो। उसमें से जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, कंसेप्ट के साथ में वो समझा हुआ होना चाहिए। हो गया। फिर इसके बाद में बारी आती है एक्सरसाइज की। इसके बाद में बारी आती है एक्सरसाइज की या क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। अब रोज की यदि मैं बात करूं, हर दिन का आधे घंटे मान के चलो। 5 दिन की यदि मैं बात करूं तो लगभग कितना हो जाएगा, 2-2.5 घंटे के आसपास का टाइम हो जाएगा। तो बच्चों उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज 1 से 1.5 घंटे वीडियो लेक्चर पढ़ा आपने, आधे घंटे जो है इसका रिवीजन, आधे घंटे एनसीईआरटी का और आधे घंटे जो है वो एक्सरसाइज का। ये आपका एवरेज टाइम जो है वो रोज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रखना है। तो स्टडी का स्टेप जो है बच्चों वो इस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। क्या क्या बातें समझ में आई कि टाइम हमारे पास कितना है, हमारे पास 180 डेज कंप्लीट करने के लिए सिलेबस और 30 डेज जो है वो रिवीजन के लिए टाइम है। ठीक है। और उसके बाद में हमें पढ़ाई कैसी करनी है, हमें अपना एक अच्छा टारगेट लेकर के पढ़ाई करना है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, हमें शॉर्टकट नहीं मारना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा शॉर्टकट मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है उससे आप ज़्यादा टाइम दो। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ यदि आपने उसको शॉर्टकट मार दिया तो वो वीक रह जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पूरा का पूरा टाइम मेहनत सब खराब हो सकती है। तो इसीलिए बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारना है। जिस भी चैप्टर में आपको लगे कि डिटेल में जाना है, डिटेल में पढ़ना है, उसे डिटेल में पढ़ो। जहाँ पर आप पहले से जानते हो, सपोज आप ड्रॉपर बच्चे हो, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और आप उसे जब रिवाइज कर रहे हो या कंसेप्चुअली देख रहे हो आपको आता है, तो आप वहाँ अपना टाइम बचा सकते हैं और प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी होगी। एनसीईआरटी पे 100% कमांड जो है वो होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस प्लानिंग के साथ में आप लोग जो है वो नीट की प्रिपरेशन करो और बच्चों उसमें माई एकेडमी की और मेरी जो भी सपोर्ट है वो हमेशा आपके साथ में रहेगी। और नीट 2021 के बच्चों के लिए हम बायो बूस्टर कोर्स जो है वो ला रहे हैं, जिसके अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर यदि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की या आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, तो वो हम आपके सामने माई एकेडमी के थ्रू लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।